हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षक फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूटेट उत्तराखंड के लिए पेपर डिस्कस करेंगे जो रहेगा इंग्लिश के लिए। यहाँ पर मैराथन क्वेश्चंस रहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है भाई। मैराथन क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के लिए। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए आपके प्रैक्टिस सेशन रहेगा। ज़्यादा टाइम नहीं रह गया भाई, 5 से 6 दिन अभी पेपर में रह गए हैं। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यूटेट 2022 के लिए मैराथन क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। प्रीवियस अगर वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये सेशन पसंद आ जाए तो यार लाइक और एक कमेंट जरूर लीव करना आप सभी लोग कि नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहते हैं, किस चीज़ कौन से सब्जेक्ट की मैराथन वीडियो चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। ही इज डैश enough to believe my story of a ghosty encounter. Options are credulous, इनक्रेडिबल, क्रेडिबल या वॉसिफेरस। तो देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे और यहाँ से आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे। मैं काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन आपको 5 से 6 दिन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा डेफिनेटली। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखो भाई। ये जो लास्ट का सेशन है आप लोगों के बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो पहले यहाँ पर राइट आंसर देख लेते हैं। देखो ही इज़ एनफ टू बिलीव कहने का मतलब है, इस हिंदी में समझते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस था मेरी कहानी सुनने के लिए। किस प्रकार की कहानी? कुछ उसकी, जो भी बंदा उसको कहानी सुना रहा है कुछ घोस्ट वाली यानी कि भूत प्रेत वाली कहानी सुना रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक क्या होगा? क्रेडुलस, इनक्रेडिबल, क्रेडिबल या फिर वॉसिफेरस। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्रेडुलस। अब इसका मतलब क्या होता है भाई? क्रेडुलस का मतलब होता है विलिंग टू, ध्यान से देखना भाई, विलिंग टू बिलीव। कहने का क्या मतलब है कि जानने के लिए इच्छुक है और वो विश्वास कर रहा है आपकी बातों पर। आपकी बातों पर विश्वास करके वो, उसकी इच्छा है आपकी स्टोरी जानने की, तो इसलिए ये वर्ड यूज हुआ है क्रेडुलस। बात करें अगर इनक्रेडिबल की, तो इनक्रेडिबल का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू बिलीव, यानी कि किसी पर विश्वास करना जब मुश्किल हो जाता है या मुश्किल होता है तो वहाँ पर वर्ड यूज़ करेंगे हम इनक्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब क्या है? क्वालिटी ऑफ बीइंग बिलीव्ड। क्रेडिबल का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पे क्या होगा? क्वालिटी से बात हो रही है कि क्वालिटी, किस प्रकार की क्वालिटी है बिलीव करने की। सच्ची क्वालिटी है कि आप पार्शियली बिलीव कर रहे हैं या थोड़ा सा बिलीव कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्रेडिबल यूज़ हो जाएगा। वॉसिफेरस का मतलब हो जाएगा कि एक ऐसा व्यक्ति, ए पर्सन हु स्पीक विद ग्रेट एनर्जी। वॉसिफेरस का मतलब क्या है? कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ में जब बोलता है, तो वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं वॉसिफेरस। सारे वर्ड मैंने एक्सप्लेन कर दिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। व्हाट इज द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन क्वांटिफायर्स एंड नंबर्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इस तरीके के क्वेश्चन और इस पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि आपको डिफरेंस बताना है कि क्वांटिफायर्स क्या होते हैं और नंबर्स क्या होते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं, दोनों के दोनों सेम है। ऑप्शन भी बोलता है क्वांटिफायर्स प्रोवाइड एग्जैक्ट क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन वेयर एज नंबर given a relative description. Number provide exact quantity description whereas quantifier give a relative description. या ऑप्शन डी बोलता है quantifier describe possession and number describe sequence. तो देखो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर सी रहेगा। देखो जो नंबर होते हैं ना, नंबर आपको पता है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये क्या है? एक डेफिनेट चीज है, एग्जैक्ट चीज है बिल्कुल। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 दर्जन केले लेके आना, तो 1 दर्जन में कितने, यानी कि 12। 12 एकदम एग्जैक्ट नंबर हो गया है कि आपको इतनी क्वांटिटी लेके आनी है। तो नंबर क्या डिफाइन कर रहा है? क्वांटिटी बता रहा है। किसी चीज के बारे में क्या डिस्क्राइब कर रहा है? क्वांटिटी बता रहा है, एग्जैक्ट, बिल्कुल निश्चित क्वांटिटी। और क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? क्वांटिफायर्स वो चीज होती हैं जो एक डिस्क्रिप्शन बताते हैं, एक रिलेटिव डिस्क्रिप्शन बताते हैं। रिलेटिव डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली किसी भी चीज के बारे में आप डिफाइन कर रहे हो। कि जैसे मैं कहूंगा कि कुछ, कुछ सम का यहाँ पर यूज कर दूंगा अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा कि कुछ बनानाज लेके आना। तो यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं है, डिस्क्राइब किया गया कि कुछ ले आना। ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? इनडेफिनिट हो गई चीजें, रिलेट कर रही हैं लेकिन इनडेफिनेटली। बात क्लियर हो गई? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास थर्ड। व्हाट इज इंडियाज लैंग्वेज इन स्कूल एजुकेशन पॉलिसी नॉन एज? ऑप्शन ए ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन या 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। पूछा जा रहा है व्हाट इज इंडियाज लैंग्वेज, भारत की कौन सी भाषा है स्कूल्स में एजुकेशन पॉलिसी में क्या कही जाती है, वो किस तरीके की भाषा इस्तेमाल की जाती है अकॉर्डिंग टू एजुकेशन पॉलिसी।
तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो है हमारे पास थ्री लैंग्वेज फार्मूला। अब थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या होता है भाई, देखो थ्री लैंग्वेज फार्मूला में तीन लैंग्वेजेस सिखाने के लिए विशेष बल दिया जाता है एजुकेशन पॉलिसी में। पहली लैंग्वेज आपकी क्या हो गई, मदर टंग हो गई, ठीक है भाई, मदर टंग या फिर कोई भी आपकी रीजनल भाषा हो सकती है फर्स्ट लैंग्वेज में। अब दूसरी लैंग्वेज में यहाँ पर जो चीज़ यूज़ की जाती है वो करी जाती है यूनियन लैंग्वेज। यूनियन लैंग्वेज मतलब पूरे देश की जो लैंग्वेज है, मतलब वो यूनियन लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल हिंदी हमारी क्या हो गई, यूनियन लैंग्वेज हो गई। इसके अलावा जो तीसरी लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसको हम बोलते हैं यूनियन यूनियन एसोसिएट यूनियन एसोसिएट लैंग्वेज। अब इसके अंतर्गत क्या आती है, इंग्लिश। बात क्लियर होगी। तो ये क्या हो गया, तीन लैंग्वेज हो गई, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला हो गया। पहला आपका मदर टंग या फिर रीजनल जो लैंग्वेज होगी, दूसरी यूनियन लैंग्वेज पूरे देश में जैसे हिंदी हो गई, और तीसरी यूनियन के साथ में यानी कि जो मेन लैंग्वेज के साथ में अटैच होकर एसोसिएट होकर जो लैंग्वेज सिखाई जाएगी वो कौन सी है, यहाँ पर इंग्लिश है अपने इंडिया में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला ये है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 4 पे, कन्वर्ट द स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको यहाँ पर जो स्पीच दी गई डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन है, ही सेड दैट ही मेड डिनर यस्टरडे, ये स्टेटमेंट है, इसको आपको कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पर स्टेटमेंट हमारा डायरेक्ट में है, ठीक है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। और सेंटेंस किस में दिया गया है ये आप अगर पहचान लोगे तो इजीली कर पाओगे। यहाँ जो सेंटेंस दिया है वो हमारा दिया है सिंपल पास्ट में सेंटेंस दिया है। अब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे भाई सिंपल पास्ट से पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और स्टेटमेंट हमारा डायरेक्ट है, इसको हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। सिंपल पास से हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ही सेड आई मेड डिनर यस्टरडे। बात क्लियर हो गई भाई। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 5, चेंज द स्पीच ऑफ द सेंटेंसेस, द बॉस सेड दैट ही वर्कड वेरी हार्ड। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, द बॉस सेड दैट ही हैज या फिर ही हैव या ही हैड या ही हैड बीन। तो देखो ये इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच जो होती हैं, इसका जो सारे रूल्स एक बार आप जरूर पढ़ के जाना भाई, यहाँ से क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली मिलेंगे। तो बॉस सेड दैट ही वर्कड वेरी हार्ड, तो ये देखो सिंपल पास्ट टेंस से किस में कन्वर्ट करना है हमें, ये सिंपल पास्ट टेंस है, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं भाई यहाँ पर पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका रूल क्या होता है भाई, सबसे पहले हमारे पास रूल होता है सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके साथ हम हैड यूज करेंगे यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये भाई पूरा हमारा रूल हो गया जिससे हम ये सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, हैड द बॉस सेड दैट ही हैड वर्कड वेरी हार्ड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में, कन्वर्ट द स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, आई सेड इट वाज रेनिंग हेविली। क्लियर है। तो आप देखो ये भी आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से लिया गया। सेंटेंस किस में दिया है हमारे पास, सेंटेंस दिया है हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या इसका रूल रहेगा, सब्जेक्ट यूज करेंगे प्लस हैड बीन यूज करेंगे हम यहाँ पर, यानी कि प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और इसके साथ में ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ये इसका पूरा एक रूल हो गया। तो कौन सा राइट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, ऑप्शन नंबर ए, आई सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग हैवीली। देखो मैंने आपको बता दिया था सब्जेक्ट यूज हुआ है प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास हैड बीन, कुछ भी नहीं देखोगे तो भी यहाँ पता चल जाएगा, लेकिन आपको सेंटेंस पहचानना होगा किसमें दिया है, इट वॉज रेनिंग हैवीली। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमने चेंज कर दिया है। बात क्लियर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई 7 की ओर, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट डिटरमाइनर, द ट्रैवल गाइड सेड देयर इज डैश वाटर लेफ्ट सो ड्रंक ओनली इफ यू मस्ट। तो क्या आएगा यहाँ पर, सम, मच, लिटिल या फिर फ्यू। इस तरीके के क्वेश्चन डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे भाई प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप उठा लोगे। अभी मैंने एक मैराथन क्वेश्चन कराया है, मैराथन यानी कि प्रीवियस ईयर की मैराथन कराई है मैंने, तो उसमें इसी लेवल पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी मैं और भी प्रीवियस ईयर कराने वाला हूँ इंग्लिश के, जिससे आप लोगों की काफी प्रैक्टिस हो जाए, साथ साथ हिंदी के भी लेके आऊंगा मैं। तो वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपको करेक्ट डिटरमाइनर फिल करना है, क्या यहाँ पर फिल होगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा, देखो द ट्रेवल गाइड said that there is little water left so drink only if you must। तो राइट आंसर क्या रहेगा 7 का, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है।
हमने यहाँ पर क्या किया है, देखो भाई, जब हमें किसी चीज़ के बारे में कुछ डिटेल देनी होती है ना, जब भी हमें किसी भी चीज़ के बारे में कुछ डिटेल्स देनी होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ कर लेते हैं, अमाउंट। किसी डिटेल्स भी हम कैसी दे रहे हैं, किसी अमाउंट में दे रहे हैं और किसी चीज़ के बारे में दे रहे हैं, तो क्या हो गया, ये अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ ये चीज़ यूज़ करी जाती है, लिटिल। अब लिटिल वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है हमारा, तो ऑप्शन नंबर डिटरमाइनर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7। आई होप क्लियर हो गया होगा। दोबारा समझा देता हूँ कि हम जब भी किसी चीज़ की डिटेल देना चाहते हैं, अबाउट अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी कि उसकी डिटेल किसके बारे में देने चाह रहे हैं, क्वांटिटी के बारे में देना चाह रहे हैं कि कितने अमाउंट में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल। लेकिन वो अमाउंट को हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं भाई। अगर हम काउंट कर लेते तो क्या हो जाता है, एग्जैक्ट हो जाता है, फिर तो एग्जैक्ट डिटेल हो जाती है, तो वो किस में चला जाता है, नंबर्स में चला जाता है। बात क्लियर होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। आई ऑलवेज हैव डैश के साथ में मनी इन माई वॉलेट फॉर इमरजेंसीज, सम, एनी, ईच, एवरी। इजीली इजीली आंसर कर सकते हो, आई ऑलवेज हैव सम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 9 के साथ में, कन्वर्ट द स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, आई सेड दैट दे हैड ईटन द मील। ओके, अब इसको हमें फिर कन्वर्ट करना है भाई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सेंटेंस देखो, आई सेड दैट दे हैड ईटन द मील, तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, आई सेड दे हैव ईटन द मील। क्लियर हो गई बात, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, कन्वर्ट द स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, माई टीचर सेड टू हिम यू हैड पास द एग्जाम बाय लक। क्लियर हो गई, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट टू सेंटेंस क्या हो गया है, डायरेक्ट सेंटेंस हो गया, इसको हम इनडायरेक्ट में हमें कन्वर्ट करना है। सेंटेंस किस में दिया है भाई, ये चीज़ देखो, हैड का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि परफेक्ट, कौन सा परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट सेंटेंस को अगर हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, तो भाई पास्ट परफेक्ट सेंटेंस जो है सेम रहता है, रिमेन सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सब्जेक्ट हो जाएगा, हेड ऐसे ही रहेगा क्योंकि कोई भी चेंज नहीं है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे हम, प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल करेंगे। पास्ट परफेक्ट का रूल रहता है भाई, नोट डाउन कर लेना अगर आपको नहीं पता है, तो पास्ट परफेक्ट रिमेन सेम। तो ये देखो हेड ऐसे ही आ गया, तो अब आपको देखना है राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर, देखो हेड कहाँ पर आ रहा है, माई टीचर सेड ही इज, हाँ, ऑप्शन नंबर ही हैड, ऑप्शन नंबर ए, My teacher said to him that he had passed the exam by luck। तो ऑप्शन नंबर ए इसका अभीष्ट उत्तर हो गया, क्योंकि भाई यहाँ से हमने रूल देख लिया, सब्जेक्ट प्लस हेड रहेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, प्लस ऑब्जेक्ट हमारा यूज हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए हो गया। क्लियर हो गई बात। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, एंड ऑथेंटिक टेस्ट इज, वही क्वेश्चन ऊपर चला गया है, ऑप्शन नीचे रह गए। एंड ऑथेंटिक टेस्ट इज, ऑथेंटिक टेस्ट का मतलब क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो, इट टेस्ट स्लैश नैरेटिव रिटन बाय टेक्स्ट बुक ऑथर एन ओरिजिनल ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, एक completely modified text, a story and a picture drawn by a learner as a part of their assignment। तो ये तो हटा दो। देखो ऑथेंटिक टेस्ट का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई टेक्स्ट का कलेक्शन क्या कहलाता है, टेक्स्ट, अगर मैं बात करूं बेसिकली टेक्स्ट की, तो टेक्स्ट है क्या, टेक्स्ट एक प्रकार का कलेक्शन है, सेंटेंस का, कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस। क्लॉज और सेंटेंस के कॉम्बिनेशन को, कलेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, टेक्स्ट बोल रहे हैं, ठीक है। बात आई होप क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि भाई ऑथेंटिक टेस्ट क्या होता है, तो ऑथेंटिसिटी जो होती है वो किस चीज़ को बताती है, एक ओरिजिनलिटी को बताती है। कितनी चीज़ें हमारी, ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल है, वास्तविक है, ओरिजिनल टेक्स्ट के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, इट टेक्स्ट नेरेटिव विद इन अ टेक्स्ट बुक एंड ओरिजिनल ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। तो राइट आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। देखो ऑथेंटिक मतलब ओरिजिनल, रियल, ऐसे समझ सकते हो आप, तो ओरिजिनल ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कन्वर्ट द स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, मोना सेड दैट, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, मोना सेड दैट
शी डिड नॉट लाइक कंप्यूटर्स, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन हमारा कौन सा चल रहा है अभी, क्वेश्चन आ गया हमारे पास 12। तो राइट आंसर क्या रहेगा, मोना सेड दैट शी डोंट लाइक द कंप्यूटर, शी डिड नॉट लाइक द कंप्यूटर, शी डज नॉट लाइक द कंप्यूटर, या ऑल दी अबव। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, मोना सेड दैट शी डज नॉट लाइक द कंप्यूटर। बात क्लियर। तो यहाँ क्या हो रहा है भाई, सिंपल पास्ट, देखो सिंपल सिंपल प्रेजेंट दिया है स्टेटमेंट, डिड का इस्तेमाल हुआ है ना, तो मोना सेड डैट शी डिड नॉट लाइक द कंप्यूटर, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या रूल रहेगा हमारे पास, सब्जेक्ट रहेगा प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, मोना सेड डैट शी डज नॉट डज नॉट लाइक द कंप्यूटर्स। बात क्लियर हो गई भाई। किस में था हमारे पास, डिड नॉट में था, किस में कन्वर्ट हो गया, डज नॉट में कन्वर्ट हो गया। सिंपल प्रेजेंट में था और सिंपल पास्ट में हमने कन्वर्ट कर दिया, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 13 पर। कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यू नीड डैश एनर्जी टू प्ले बास्केट, मच, अ फ्यू, अ लिटिल, या फिर सेवरल। तो राइट आंसर रहेगा 13 के लिए ऑप्शन नंबर ए, यू नीड मच एनर्जी टू प्ले द बास्केटबॉल। बात क्लियर है। और देखो मच, मच हो गया, सम हो गया, तो अभी मैंने पीछे भी बताया था ये कहाँ पर यूज होंगे, जहां पर भी हमारे पास अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन लाइक अभी हमने देखा एनर्जी, ठीक है। जैसे एनर्जी क्या है भाई, क्या हम काउंट कर सकते हैं कितनी एनर्जी है, तो बस हम डिफाइन कर सकते हैं कि भाई हाँ, रेफरेंस दे सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं मच। तो मच यानी कि काफ़ी, यू नीड मच एनर्जी टू प्ले द बास्केटबॉल। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के साथ में, व्हाट डज मल्टीलिंगुअलिज्म इन स्कूल सिस्टम मींस। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब क्या होता है, बहुभाषिता जिसको हिंदी में बोला जाता है। लर्निंग ऑफ मैनी लैंग्वेज, यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ द लर्नर इन टीचिंग लर्निंग, लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी, या टीचिंग ऑल लैंग्वेज ऑफ द लर्नर इन द स्कूल। तो राइट आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ द लर्नर इन टीचिंग लर्निंग। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब होता है कि जब हम बहुभाषिता को प्रयोग करते हैं, और या फिर ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, एबिलिटी टू फ्रिक्वेंटली स्पीक मल्टीपल लैंग्वेज, कि किसी भी व्यक्ति के अंदर ऐसी काबिलियत, ऐसी एबिलिटी कि वो विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोल सकता है, एबिलिटी टू स्पीक फ्रिक्वेंटली और अच्छे से बोल सकता है मल्टीपल लैंग्वेज, तो वो मल्टीलिंगुअलिज्म कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, स्कूल सिस्टम में इसका क्या मतलब होता है कि आप इस्तेमाल करोगे लैंग्वेज किसकी, स्टूडेंट की या लर्नर की, इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ऐसा नहीं है कि आपको जो लैंग्वेज आती है आप उसी के माध्यम से पढ़ाएंगे, नहीं, जो बच्चे को लैंग्वेज आती है उसका इस्तेमाल करके आप बच्चे को या लर्नर को पढ़ाएंगे। तो क्या होगा भाई, इन यहाँ पर इंक्लूसिविटी आ जाती है, घुमा फिरा के क्या बात हो रही है, समावेशी शिक्षा की बात हो रही है, कि आपने विभिन्न प्रकार की भाषाओं से आने वाले बच्चे की लैंग्वेज को के साथ में टीचिंग करनी है आपको। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी लैंग्वेज के साथ में टीचिंग करनी है, और इस तरीके की टीचिंग काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, जो स्कूल सिस्टम में अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। फिलहाल हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या होता है भाई, क्लास में गए, टीचर आया, जो उसकी लैंग्वेज है, फॉर एग्जाम्पल हिंदी है तो उसने हिंदी में बता दिया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, इंग्लिश में बता देगा, कभी भी रीजनल लैंग्वेज को लेके बात नहीं करेगा, कभी भी मदर टंग को लेके बात नहीं करेगा, ठीक है, कभी भी सेकेंडरी लैंग्वेज को लेके बात नहीं करेगा। मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट वो अपने बारे में सोचेगा कि भाई मुझे, टीचर को अगर लग रहा है कि उसकी इंग्लिश अच्छी है तो वो इंग्लिश में फ्लुएंटली बोल के बच्चे को पढ़ा के चला गया, तो वो स्कूल एजुकेशन या मल्टीलिंगुअलिज्म के अंतर्गत नहीं आता। हो सकता है कि एक इंडिविजुअल बच्चा जो ए है वो इंग्लिश में उतना फ्रिक्वेंटली ना हो, अगर उसको अपनी थॉट्स को डिस्क्राइब करना है तो वो अपनी हो सकता है मदर टंग में डिस्क्राइब कर रहा हो, तो टीचर अगर उसको उसमें अलाउ नहीं करेगा तो भाई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है ना इफेक्टिव नहीं रहेगा, वो बच्चे की जो एबिलिटीज़ हैं वो खराब होती चली जाएंगी, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लैंग्वेज बैरियर क्रिएट हो गया है यहाँ पर। बात क्लियर है, लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा यहाँ पर उसकी लर्निंग के बीच में।
आई होप काफी हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। हनी इज डैश देन शुगर, स्वीटर, स्वीटेस्ट, मोर स्वीट या फिर मोस्ट स्वीट। तो करेक्ट आंसर हमारे पास रहेगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए, हनी इज स्वीटर देन शुगर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा कि अब इसमें क्या होता है, जब भी हमें क्या करना होता है भाई, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना होता है। देखो यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, किस किस का, हनी का हो रहा है कंपैरिजन। देखो हनी का हो रहा है, किसके साथ में हो रहा है, शुगर के साथ में हो रहा है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव यूज हुआ है, एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिटेटिव डिग्री का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। कभी भी दो ऑब्जेक्ट को जब हम कंपेयर करते हैं तो एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री देखिए, हनी की कंपैरिजन किससे हो रही है, शुगर से हो रही है, तो हनी इज स्वीटर देन द शुगर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 16 के साथ में। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एप्पल आर डैश देन चिप्स, हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दीएस्ट या मोस्ट हेल्दी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एप्पल्स आर हेल्दियर देन द चिप्स। बात क्लियर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के साथ में। चूज द पार्ट विच कंटेन एरर। अब ये एरर वाले क्वेश्चन भी आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन दिए गए हैं। गीतांजलि श्री Seth Samadhi is one of the few novels in Hindi that has received the international recognition। तो आपको यहाँ पर बताना है, देखो पार्ट ए कौन सा है, ये है पार्ट ए, गीतांजलि से लेकर इस तक। दूसरा पार्ट क्या है, वन ऑफ द फ्यू नॉवेल्स इन हिंदी। तीसरा पार्ट क्या है, डेट हैज रिसीव्ड। और चौथा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है। तो किस कौन से सेंटेंस में यहाँ पर एरर है वो आपको बताना है, ए बी सी डी, किस में एरर है। तो राइट आंसर है भाई यहाँ पे जो एरर डिफाइन हुई है वो हुई है भाई ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि सी वाला जो पार्ट है, क्या है सी वाला पार्ट, डेट हैज रिसीव्ड। ठीक है, तो यहाँ गलती क्या हुई है, जब भी हम किसी चीज के बारे में डिटेल देना चाहते हैं, हम किसी भी अब डिटेल ऑफ अमाउंट, जो अभी मैंने प्रीवियसली भी अभी क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, सेम क्वेश्चन है और उसी पर बेस्ड यहाँ पर एरर वाला क्वेश्चन दे दिया है कि जब भी हम व्हेन वी वांट टू गिव अ डिटेल अबाउट अमाउंट ऑफ समथिंग, तो क्या चीज यूज होती है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल होता है। तो डेट हैज रिसीव्ड इसमें क्या है भाई, एरर है। ठीक है, तो यहाँ पर डेट हैज रिसीव्ड में क्या चला जाएगा, किस में कन्वर्ट होगा, हैज कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हैव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लूरल फॉर्म बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज एन एरर। दोबारा से एरर वाला क्वेश्चन है। ए लॉट ऑफ पीपल लीव दिस जॉब एज दे कैन नॉट हैक इट। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और ये डी पार्ट, कौन से पार्ट में हमारे मिस्टेक है। तो यहाँ पर ए पार्ट में हमारे मिस्टेक है, क्या लिखा है, ए लॉट्स ऑफ लिखा है यहाँ पर, ए लॉट्स ऑफ, क्या आएगा यहाँ पर, ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ आना था हमारे पास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। चूज द करेक्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजंक्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। द मैन इज पुअर डैश ही इज ऑनेस्ट। क्या पर क्या कंजंक्शन यूज होगा यहाँ पर, येट एंड दो, ऑल दो। तो देखो मैन इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास येट का इस्तेमाल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 20 के साथ। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस पार्ट हैज बीन अंडरलाइन, आइडेंटिफाइड विच क्लॉज हैज बीन यूज्ड। तो अंडरलाइन पार्ट में आपको बताने की कौन सी क्लॉज का इस्तेमाल किया गया है। द मैन हु हैज नॉट सी दैट द गुड ऑफ एवरी लिविंग क्रिएचर इन हिज गुड इज ए फूल। तो अंडरलाइन सेंटेंस क्या है, हु डज नॉट सी। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है या फिर नाउन क्लॉज है। तो भाई ये भी आपको पढ़ना होगा, क्लॉज वाला पढ़ना होगा आपको टॉपिक, एरर वाला टॉपिक पढ़ना होगा, थोड़े प्रीपोजिशंस को भी आपको स्टडी करना पड़ेगा, कंजंक्शन को भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो ये क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको नोट डाउन कर लेना। इसके अलावा आपके पास में फ्रेजेस जो होती हैं, एडियम एंड फ्रेजेस, उनको भी आपको लर्न करना है। कुछ अपोजिट सिनोनिम्स वर्ड को भी आपको रिवीजन करना है, साथ साथ एंटोनिम्स वर्ड को भी रिवीजन करना है। होमोफोन्स हो गए, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया, तो इनमें से भी एक एक क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है द मैन हु डज नॉट सी, कौन सा क्लॉज हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एडजेक्टिव क्लॉज का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और ये कब इस्तेमाल होता है, ये प्रोवाइड करता है जब आपको किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो तब आप इसका यूज़ करते हैं। भाई बात क्लियर हो गई, आई होप क्लियर हो गई होगी। जब आपको किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अबाउट सम नाउन,
क्या हो गया यहाँ पर, यानी कि किसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है, द मैन हु डज नॉट सी दैट गुड ऑफ एवरी लिविंग क्रिएचर, मतलब सारी डिटेल दी जा रही है किसके बारे में, एक आदमी के बारे में। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, बी इज द राइट आंसर। तो भाई ये थे हमारे आज के मैराथन क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। आई होप आपको पसंद आए होंगे, पसंद आए तो एक कमेंट जरूर लीव करना कि नेक्स्ट हम कौन सी वीडियो का मैराथन लेके आएंगे, कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो मैराथन आपको लेके आए, पेपर प्रेजेंटेशन करें आप लोगों के लिए यूटेट के लिए। तो मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को यार, और सपोर्ट करो। वीडियोस में यार कमेंट मस्ट है, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आप लोग कमेंट नहीं करते तो ऐसा लगता है कि भाई हाँ बस आप लोगों ने अपना काम किया। इससे मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, साथ साथ नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।